जी हां, तो मंदिर वहीं बनाया है और रामलला के पहले दर्शन, ये एक्सक्लूसिव कार्यक्रम, ये खास प्रस्तुति आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। और मंदिर के बारे में, मूर्ति के बारे में सारी जानकारी आप TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा और यह भी बताएगा कि आखिरकार 22 जनवरी 2024 यानी एक ऐसी तारीख जो भारत के धर्म और संस्कृति के अमूल्य दस्तावेज के दर्ज होने वाली है। आखिरकार उस दिन क्या होने वाला है? जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे करोड़ों श्रद्धालुओं के जहन में एक सवाल शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। भगवान श्री राम के बाल रूप की वो कौन सी मूर्ति होगी जिसकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? वो खुशकिस्मत मूर्तिकार कौन होगा जिसकी मूर्ति का चयन होने वाला है? आपको आज TV9 भारतवर्ष इससे जुड़ी सारे सवालों के जवाब देने वाला है। जी हां, तो कार्यक्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर TV9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। जी हां, 29 दिसंबर को राम मंदिर की मुख्य मूर्ति का चयन। TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव खबर है, 3 मूर्तिकारों ने बनाई है रामलला की अलग अलग मूर्तियां। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इनमें से एक मूर्ति का चयन करेगा। तो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं और इन्हीं 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए आइए आपको बताते हैं कि राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों को लेकर TV9 भारतवर्ष को जो मिली है एक्सक्लूसिव जानकारी, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, 29 तारीख को रामलला मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ये बैठक होनी है। 29 दिसंबर को अयोध्या में मुख्य मूर्ति का चयन किया जाना है। कमेटी बैठेगी और मुख्य मूर्ति कौन सी होगी इसका चयन करेगी। बैठक में 3 में से किसी एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। रवि, बिल्कुल सुमित, और देखिए 3 मूर्तियां हैं, कौन सी मूर्ति होगी ये एक प्रश्न बना हुआ है। 3 मूर्तिकारों ने इन मूर्तियों को बनाया, रामलला की जो ये 3 मूर्तियां। वो मूर्तिकार कौन है वो देखिए, वो चेहरे, वो अहम लोग आपके सामने। अरुण योगीराज जो कि मैसूर से ताल्लुक रखते हैं, वो एक मूर्तिकार हैं। साथ ही GL भट्ट जो कि बेंगलुरु से हैं, वो मूर्तिकार हैं। और तीसरे मूर्तिकार हैं सत्यनारायण पांडे राजस्थान से। तो इन 3 मूर्तिकारों ने 3 मूर्तियां बनाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल 12 इंच के कमल दल पर खड़ी मुद्रा में होगी ये मूर्ति। ये भी हम आपको बता रहे हैं। और ये भी, ये तीनों में ने 5 वर्ष के बाल रूप की प्रतिमा बनाई है। यानी 5 वर्ष के जो बाल स्वरूप रूप है उसकी प्रतिमा तीनों शख्स ने बनाई है। तीनों मूर्तिकारों में प्रतिमाएं 90% तक तैयार हैं। फिनिशिंग का टच अब भी बाकी है, हालांकि वो भी पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 90% मूर्तियां तैयार कर ली गई हैं। बिल्कुल, ये मूर्तियां तैयार हैं और इन्हीं तीनों मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति का चयन होगा जो विराजेंगे रामलला के रूप में और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और देखिए, अयोध्या से राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीर भी सामने आई है। नई तस्वीर में मंदिर का गर्भगृह बेहद ही भव्य नजर आ रहा है। यहीं पर रामलला विराजने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हालांकि गर्भगृह को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर है, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह की, कि किस तरीके से गर्भगृह का निर्माण किया गया है। अत्यंत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गर्भगृह रामलला का। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, यहीं पर रामलला विराजेंगे, यहीं पर होगी प्राण प्रतिष्ठा। और आइए अब आपको बताते हैं कि मैसूर के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज रामलला की जो मूर्ति बनाई है उसमें क्या खास बात है। और खुद अरुण जी का परिचय भी आपको दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले बिग वॉल पर आपको समझाते हैं कि योगीराज किस तरीके से हैं। भगवान राम का 5 साल का बाल स्वरूप उन्होंने तैयार किया है। मूर्तिकार है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की है। देखिए, धनुष और तीर धारण किए हुए ये मूर्ति है। मूर्ति बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। और ये भी हम आपको बता दें कि अरुण योगीराज का एक लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है, खासतौर पे बनाते, मैसूर के रहने वाले हैं। इसके अलावा उनका और परिचय के बारे में हमको जानकारी दें कि आखिरकार शिक्षा क्या है।
MBA की शिक्षा की और रवि काफी पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी पढ़े लिखे। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते थे, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मूर्तिकार के तौर पर ही थे। 2008 में कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी उन्होंने और मूर्ति कला में आए, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आए। और मूर्ति कला अरुण को विरासत में मिली है, यानी कि परिवार की पीढ़ियां भी इसी में रही हैं। एक दो नहीं, आप देखिए परिवार की 5 पीढ़ियां इसी निर्माण कार्य में लगी थी, मूर्तियों के निर्माण में। और अरुण 1000 से ज्यादा मूर्तियां पहले ही बना चुके हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना लंबा अनुभव है न सिर्फ इनका अपना, बल्कि अगर किसी शख्स के, किसी व्यक्ति के परिवार की 5 पीढ़ियां इस काम में हैं तो 5 पीढ़ियों का अनुभव भी अरुण के साथ था, जो कि इस मूर्ति निर्माण में एक मूर्तिकार है, 3 में से एक मूर्तिकार है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, सारा देश यही प्रतीक्षा कर रहा है कि जो राम लला के बाल स्वरूप विराजेंगे गर्भगृह में, वो कौन से होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा। अरुण योगीराज के बारे में हम बता रहे थे, और क्या जानकारियां हैं अरुण योगीराज के विषय में, कैसे उन्होंने संकल्पना की इस बाल स्वरूप की और किस तरीके से यह मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। रवि, देखिए, अगर बाल स्वरूप के संकल्पना की बात करें तो वो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उन्होंने इसकी संकल्पना की थी कि चूंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए जो मूर्ति लगाई जाए वो बाल स्वरूप लगाई जाए। लेकिन मूर्तिकारों के सामने इस बात का विकल्प नहीं दिया गया कि उन्हें राम की प्रतिमा कितनी ऊंची बनानी है। उन्हें एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भगवान रामलला की छोटी प्रतिमा बननी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था का यहाँ पे वर्णन है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो अरुण योगी जी की बात की, तो यहाँ पे 2 बातें हैं। भगवान राम के स्वरूप को श्याम वरण स्वरूप बोला गया है, और जो एक दूसरे मूर्तिकार हैं जिन्होंने राजस्थान से सत्यनारायण पांडे की बात करूं, उन्होंने संगमरमर की मूर्ति बनाई है। तो निश्चित रूप से संगमरमर की मूर्ति श्वेत मूर्ति होगी। और अगर हम योगीराज की बात करें तो उन्होंने श्वेत नहीं बल्कि श्याम वरण की मूर्ति बनाई है। तो जो विकल्प है, 3 तरह के विकल्प हैं, तीनों विकल्प में से एक विकल्प तय होगा कि कौन सी मूर्ति वहां पे लगाई जाएगी। और जहां तक योगीराज की बात है तो अभी आप जो शंकराचार्य की मूर्ति देख रहे हैं केदारनाथ में, वो भी उन्होंने बनाई है। अगर इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की बात करें तो वो भी मूर्ति उन्होंने बनाई है, और अभी एक अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम सत्यनारायण पांडे जी की बात करें तो उनके पास भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। राजस्थान के बहुत सारे राजा महाराजाओं की मूर्ति उन्होंने बनाई है, इसके अलावा होटल से लेकर तमाम जगहों पे। और तीसरे, अगर हम BL भट्ट की बात करें जो बैंगलोर से हैं, उनके पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मूर्ति बनाने का। तो तीनों जो मूर्तिकार हैं वो अपने आप में देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं। फर्क इतना है कि अब उसमें से किनकी मूर्ति को चुनना है, ये अभी तीर्थ यात्रा ट्रस्ट को करनी है, और ये 29 तारीख को बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुंदन, आप लगातार इनके बारे में इतनी बातें बता रहे हैं, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि आखिरकार अरुण योगीराज की कुछ खास प्रतिमाओं की जानकारी भी दे देते हैं, जिसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनकी प्रतिमाएं अब तक कितनी विशिष्ट रही है और खासतौर पर कहां पर लगी। अरुण की प्रतिमाओं को मंजूरी हुई तो यह अरुण की तीसरी प्रतिमा होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, और देखिए केदारनाथ में स्थापित श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति अरुण ने ही बनाई। हम आपको बता रहे हैं किन किन मूर्तियों में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। जी हाँ, दिल्ली में इंडिया गेट के अलावा अगर आप बात करें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अलावा अगर आप बात करें कि दिल्ली के जैसलमेर हाउस में भी लगने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है, और लगातार कई मूर्तियां बना चुके हैं। और हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ खास है। और देखिए, रामलला की तीनों मूर्तियों का निर्माण करने वालों में दूसरा नाम है सत्यनारायण पांडे का। आइए इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। सत्यनारायण पांडे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि सत्यनारायण पांडे जी की बनाई रामलला की मूर्ति के बारे में कहा गया है कि वो खुद, उनका परिचय कितना बड़ा है ये भी आप जान लीजिए कि खासतौर पे भगवान राम के बाल अवस्था का श्वेत प्रतिबिंब बनाया गया है। खासतौर पे उनके द्वारा ये दूसरे ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे 100 पत्थरों में से एक को चुना गया है। रवि, बिल्कुल, जो कुमार बात कर रहे थे कि श्वेत वर्ण के मूर्ति का निर्माण इन्होंने किया है, और इसके अंदर वो सभी चीजें जो पत्थर में होनी चाहिए वो इसमें विद्यमान है। चूंकि चुनाव बहुत ही कठिन था और कई पत्थरों में से इस शिला का चुनाव किया गया। इस पत्थर में मानकों के हिसाब से जो धातु हैं, कैल्शियम, आयरन, ये सभी हैं, और अब ये पत्थर किसी भी पहाड़ पर मौजूद नहीं है। ये बहुत खास बात है। अयोध्या के कनक भवन में इसी पत्थर की मूर्ति भी स्थापित है।
बिल्कुल, देखिए लगातार हम दूसरे मूर्तिकार के बारे में भी आपको जानकारी बता रहे हैं कि क्या खास बात है दूसरी मूर्ति की। और संगमरमर की मूर्तियों के जाने माने निर्माता और निर्यातक भी हैं। देखिए कुछ दशकों में मूर्तिकला उद्योग में बड़े नाम के रूप में इनको जाना जाता है, और ये भी कि इनकी मूर्तियां पारंपरिक कला और समकालीन स्वाद का मिश्रण होती हैं। यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों चीजें अगर आप देखें, पारंपरिक भी और समकालीन स्वाद का, दोनों का मिश्रण किया जाता है। बिल्कुल, तो ये परिचय सत्यनारायण पांडे का। और आइए अब रामलला के तीसरे मूर्तिकार जीएल भट्ट की बनाई मूर्ति के विशेषताओं पर भी हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या बड़ी विशेषताएं रही हैं इस तीसरी मूर्ति जिसके हम बात कर रहे हैं। तो जीएल भट्ट ने ये तीसरी मूर्ति बनाई है। अब देखिए उसकी विशेषताएं। मुख पर हास्य और हाथ में धनुष, यानी हाथ में एक तरफ उनके अस्त्र शस्त्र भी हैं, लेकिन मुख पर मुस्कान है, और स्थानक यानी खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति है। ये भी एक विशेषता है इनकी बनाई गई मूर्ति की। और मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। ऊंचाई को लेकर कुमार कुंदन पहले ही बता रहे थे कि उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन था। जी हाँ, कमल पर विराजमान होने पर 8 फीट ऊंचाई इसकी हो जाएगी। और तुंग मुद्रा की नदी के किनारे से लाई गई है शिला के निर्मित किए गए कामों को, यानी पत्थरों को, और शास्त्रों में वर्णित श्री राम के श्याम वर्ण के अनुरूप इसको बनाया गया है। देखिए लगातार हम आपको सारी मूर्तिकारों की खासियत भी बता रहे हैं, जो उनकी मूर्तियां बनाई गई है उसमें क्या खासियत है ये भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 29 दिसंबर को राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आखिरकार तीनों में से कौन सी मूर्ति सबसे बेहतर है और किसका चयन किया जाए। कुमार कुंदन का रुख कर लेता है। कुमार, देखिए तीनों मूर्तियों की विशेषताएं तो हमने बता दी, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बता सके कि इसके बेसिस पर ही मूर्ति का चयन किया जाएगा। देखिए सुमित, जब हम और आप पहली नज़र में किसी मूर्ति को देखते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि वो मूर्ति कितनी जीवंत है, उसमें से कितनी सकारात्मकता नजर आ रही है। और चूंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति है और उनके बाल्यावस्था की मूर्ति है, तो निश्चित रूप से एक ऐसी मूर्ति होगी जिसमें स्मृति की रेखाएं भी होंगी, जिसमें कि भगवान का एक मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा भी होगा, जिसमें भगवान की मर्यादा भी होगी, और जिसमें वो सब कुछ होगा जिसके लिए वो भगवान जाने जाते हैं। और ये आसान काम नहीं है। शायद यही वजह है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 विकल्प दिए गए हैं और तीनों को बोला गया है कि आप जो है मूर्ति तैयार करें। हालांकि हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 2 शेष मूर्ति है उन मूर्तियों का भी प्रयोग रामलला के मंदिर में ही अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन दोनों। अच्छा कुमार, एक चीज और बता दीजिए कि मूर्तियों का चयन कौन करेगा, उसके लिए क्या कमेटी है, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, मूर्तियों के चयन के लिए 29 तारीख को बैठक होगी। राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा ट्रस्ट जो है वो बैठक करेंगे, और उसमें जितने भी बैठक से जुड़े हुए सदस्यगण हैं वो तय करेंगे कि इसमें से कौन सी मूर्ति होगी, कौन सी मूर्ति नहीं होगी। ये तो एक ऑफिशियल वर्जन है। अनऑफिशियली क्या होगा रवि आपको भी पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यह बहुत ही अहम है देखना कि किस मूर्ति का सिलेक्शन हुआ है। हाल के दिनों में देखा गया है कि जैसे कि शंकराचार्य ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की कोशिश की और पूरे देश से जो है उन्होंने सामग्रियां इकट्ठा की एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही वजह मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मूर्तिकार है उनका चयन भी पूरे देश से किया गया। बिल्कुल, कुंदन आपका रुख करेंगे। कुंदन ने कई बड़ी बातें बताई। कुंदन ने यह भी बताया कि आखिरकार जो तीनों मूर्तियां होंगी, अगर 2 मूर्तियां एक के सिलेक्शन होगा तो बाकी 2 को भी मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले शुरू हो जाएगी पूजा। 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुरुआत हो रही है। काशी के ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ कराएंगे इसकी पूजा, और प्राण प्रतिष्ठा के 48 दिन की मंडल पूजा भी की जाएगी। देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की शुरुआत कर ली जाएगी। और आइए अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपसे हम साझा कर रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि उससे जुड़ी क्या अहम जानकारियां, अहम बातें हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को होनी है? 22 जनवरी ये तारीख है। ये बहुत अहम तारीख है, ऐतिहासिक तारीख है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू होगा, 16 जनवरी से। और पूजा करने वाले विद्वानों की अगर बात करें तो काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ लक्ष्मीकांत दीक्षित जो कि कर्मकांड कराएंगे, कर्मकांड के प्रज्ञा हैं, वो कराएंगे पूजा। और प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद 48 दिन की मंडल पूजा भी होनी है।
तो इस तरीके से सुमित ये पूरी प्रक्रिया होगी और ये 1-2 दिन के लिए, देखिए जैसा हमने बताया कि 48 दिनों तक पूजा होगी और मंडल पूजा विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में ही होनी है। लगातार जो हम बता रहे हैं कि ये लंबी चलेगी पूजा प्रार्थना, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन की बात नहीं, आगे भी कई दिनों तक पूजा अर्चना चलती रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन भी जुड़े हैं। कुंदन, देखिए हम लगातार जिस तरीके से दर्शकों को बता रहे हैं कि ये सिर्फ 22 तारीख नहीं है, 22 तारीख के बाद लगातार पूजा की जाएगी और लगातार कई ऐसी प्राण प्रतिष्ठा पूजाएं हैं जो जिसमें आम लोग भी शामिल हो सकते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग लगातार वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए सुमित, 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर उसकी शुरुआत कहें तो एक तरीके से 14 जनवरी के बाद भी, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है मकर संक्रांति का दिन, उसके बाद से ही पूजा विधि एक तरह से शुरू हो जाएगी। 16 जनवरी का वक्त मुकर्रर किया गया है और 16 जनवरी से लेकर आगे 48 दिनों तक ये पूरी पूजा पद्धति चलती रहेगी। ये तो सिर्फ मंदिर की बात है। मंदिर के इतर अगर बात करें सुमित, तो वहाँ भी कई तरह की तैयारियां हैं। मसलन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक महायज्ञ हो रहा है अयोध्या में कई जगहों पर। तो इस तरीके से कई ऐसे आयोजन हैं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्य आयोजन जिसकी हम और आप चर्चा कर रहे हैं वो 22 तारीख है। और अभी की अगर बात करें सुमित, तो हर दिन, जैसे कल की मैं बात करूं तो कल बच्चों ने जो है रामलला को लेकर एक कार्यक्रम किया। तो अयोध्या में हर दिन कुछ न कुछ एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो उत्सव का माहौल है। और यकीन मानिए सुमित, अगर आप पहले अयोध्या आए होंगे और आज की तारीख में आप अयोध्या आएंगे तो शायद आप गुम हो जाएंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वही नगरी है जहां मैं पहले आया था। इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन ये बेहतरीन शहर दिख रहा है। बिल्कुल, तो लगातार आप भी दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मूर्ति है रामलला की, उसको लेकर जो बड़ी जानकारी TV9 के पास है वो क्या है। और देखिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया और इन्हीं में से एक का चयन किया जाएगा 22 तारीख के लिए, जब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए जानकारी के लिए। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। पूरे शहर में रंग रोगन, रोशनी और साफ सफाई का काम जारी है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस दिन पीएम मोदी अयोध्या में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे को देखते हुए अयोध्या जमीन से आसमान तक सजाया जा रहा है। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम को जिन रास्तों से गुजरना है उन्हें ठीक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से जाएंगे उसको बहुत तेजी से सजाया और संवारा जा रहा है। मसलन इस वक्त अयोध्या के हम राम मंदिर के पास के इलाकों से गुजर रहे हैं और देखिए इस रास्ते को अभी नए तरीके से रंग रोगन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि 30 तारीख से पहले इसको पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए। जहाँ भी गड्ढे वगैरह हैं उसको भर दिया जाए, क्योंकि पीएम के रोड शो में एक तो दोनों तरफ लोग खड़े होंगे और दूसरी तरफ गाड़ियों का एक बड़ा काफिला होगा। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि सड़कें अच्छी हो और उसको लेकर अयोध्या का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। खास करके उन सड़कों को और चमकाया जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कुमार कुंदन आपको बता रहे थे किस तरह की तैयारियां। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। मॉडर्न टेक्निक से बने इस रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर 1 लाख की आबादी भी इस इलाके में आती है या इस रेलवे स्टेशन के आसपास फुटफॉल होता है तो उसको ये स्टेशन टैकल करने के लिए तैयार है। इसमें अलग अलग तरीके के एस्केलेटर लगाए गए हैं, चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं और ये एलईडी स्क्रीन में आने वाले समय में जानकारियाँ वगैरह ट्रेन से संबंधित होंगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस स्टेशन को एक तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। और चूंकि यह तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में रामनवमी है, इसके अलावा 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह की विशेष तैयारी की गई है। और इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि देश में जो कुछ अच्छे रेलवे स्टेशन, खास करके उन्नत और मॉडर्न टेक्निक से बने हुए रेलवे स्टेशन का जब नाम आएगा तो उसमें अयोध्या का जिक्र पहले आएगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह। गुरुद्वारा बारा सिख साहिब में करेंगे दर्शन, कालीघाट मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनावों के लिए अहम माना जा रहा है ये दोनों का दौरा, और कहा जा रहा है कि न सिर्फ कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बल्कि गुरुद्वारे में माथा भी टेकेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन पश्चिम बंगाल के लिए एक साथ कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा आज सबसे पहले कोलकाता के गुरुद्वारा बारा सिख संगत साहिब के दर्शन करेंगे। करीब 11 बजे दोनों नेता कालीघाट मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के होटल वेस्टिन में प्रदेश कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे और उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्देश देंगे। और फिर दोपहर 3:30 बजे दोनों नेता नेशनल लाइब्रेरी में IT और सोशल मीडिया मीट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनका किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। दौरे को लेकर राज्य बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पार्टी के दो बड़े नेताओं का एक साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर आना ये बता रहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल को कितना अहम मानता है। और गृह मंत्री के इस दौरे के बाद लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई। टीएमसी नेता शशि पांजा ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर लेकर एक बयान दिया, जिसका जवाब दिया बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा के बयान पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार किया और कहा कि वो पहले अपनी पार्टी की अंदरूनी कलह को संभालें। और टीएमसी में हमारा पीछे जो है माननीय ममता बनर्जी और हमारे लाडला जो भाईपो है अभिषेक बनर्जी, उनका दोनों का बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसको लेकर डॉक्टर शशि पांजा क्या सोच रहे हैं। तो जो झगड़ा टीएमसी में हो रहा है ना, और जो दुर्नीति किए है, बाकी तो 50% जेल में गए हैं और बाकी 50% बैग पैकिंग कर रहे हैं। शशि पांजा ने गृह मंत्री को दौरे को लेकर कहा था कि वो बंगाल बीजेपी में चल रहे विवादों को निपटाने आए हैं। तो बंगाल में जो लॉबीबाजी चल रही है और बहुत सारे नेता हैं, कर्मी तो है नहीं, लेकिन लॉबी जो है और इंटरनल इतनी झगड़ा है उनमें, अंदर में इतना मनमुटाव है, शायद इसी को सुलझाने आ रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले साल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए कानून भी बना दिया जाएगा। हरिद्वार में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य पद पर 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित दिव्य आध्यात्मिक सम्मेलन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि नए साल में जल्द ही समान नागरिक संहिता का मसौदा राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जिस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। नए साल में वो रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद उसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। उनके मुताबिक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने जितना ही अहम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोगों के लिए पूरे देश में एक ही नियम लागू होंगे। पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनावों से पहले सीएम धामी ने फिर सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। वहीं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शरीफुर रहमान बर्क ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन के अखिलेश यादव पर किए गए हमले का जवाब दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर दिए बयान पर संभल से एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जवाब दिया और कहा कि वो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की तारीफ करते दिखते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो कह दे अखिलेश हिंदू नहीं है। ये उनकी ठेकेदारी तो नहीं है कि हिंदू वोट क्यों नहीं देगा? क्या वो हिंदू भी नहीं रहेगा? मतलब ये अखिलेश यादव को क्या हिंदू नहीं मानते? तो कहलवा दो उनसे कि हिंदू नहीं मानते, अगर हिम्मत है तो।
प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा था कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्हें हिंदू वोट भी नहीं देगा। निर्द्रोही समाजवादी पार्टी, रामद्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि हिंदू धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान भी सामने आया। जी हां, हिंदू धर्म को मौर्य ने बताया धोखा, कहा कि वोट के लिए हिंदू धर्म के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। और अब बात पंजाब की राजनीति से जुड़ी। पंजाब में अंतकलह से परेशान कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने आज शाम को एक बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष सहित राज्य के बड़े नेता शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर पार्टी आलाकमान आज शाम 5 बजे एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव बैठक में शामिल होंगे। पिछले हफ्ते जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा खेमे के बीच सरेआम विवाद सामने आया, उस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं के इनकार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बाजवा समेत पार्टी के करीब 9 नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ आवाज उठाई है। इन नेताओं ने पार्टी आलाकमान से सिद्धू को कांग्रेस से बाहर निकालने की अपील भी की है। उनका कहना है कि सिद्धू की वजह से ही पंजाब में कांग्रेस 78 से घटकर 18 सीटों पर सिमट गई। उधर नवजोत सिंह सिद्धू गुट का कहना है कि आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें अब तक कोई न्योता नहीं दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 20 से ज्यादा राज्यों के कांग्रेस संगठन के नेताओं की बैठकें बुला चुका है। इस बैठक को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। राजौरी और पुंछ भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री सुरक्षा हालातों की समीक्षा भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में पुंछ आतंकी हमले के बाद सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए कल जम्मू का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजौरी और पुंछ का भी दौरा करेंगे और सैनिकों और लोगों से बातचीत करेंगे। इस दौरान उनका 16 कॉर्प्स के अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वो जम्मू में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे। इससे पहले सोमवार को आर्मी चीफ मनोज पांडे जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की और पुंछ में तैनात अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हर चुनौती का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। राजौरी में हुए आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर बिहार के नवादा में राजौरी आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवान चंदन कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने शहीद चंदन कुमार अमर रहे के नारे लगाए। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान से लौटी अंजू की। पाकिस्तान से लौटी अंजू ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि पीएम मोदी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। उनके मुताबिक वहां के लोगों का मानना है कि उनके यहाँ भी पीएम मोदी जैसा कोई लीडर होना चाहिए, तो वहां के हालात और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपको पता है वहाँ की राजनीतिक और ये बॉर्डर अगर एक साइड कर दो और लोगों को मिक्स कर दो तो पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तानी है कि इंडियन है। मैं यही जानने वाला था, पूछने वाला था। लोग भी मानते हैं हाँ भैया यहाँ का लीडर बेस्ट है, हमारे भी यहाँ पे अगर ऐसा लीडर हो तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहते हैं? बिल्कुल यही कहते हैं कि ऐसा लीडर होना चाहिए और ऐसा लीडर हो तो हमारे यहाँ के भी हालात तो कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी लोग भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री वहाँ हो तो सूरत बदल जाएगी। बिल्कुल 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 चाहते हैं और यहाँ के
एक्टर है, यहाँ के खिलाड़ी हैं, इतना लाइक करते हैं। यहाँ के जो ड्रामे हैं, सीरियल हैं, वो इतना देखते हैं जितना हम भी नहीं देखते। वो हमसे पूछते हैं आप ये देखते हो? नहीं, हम नहीं देखते। वो देखते कितना लाइक करते हैं वहाँ के लोग, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इतना नहीं मतलब वो करते। साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों तरफ लोग एक जैसे हैं, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी चर्चा वहाँ पर भी है और वहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि ऐसे हुक्मरान हो तो पाकिस्तान की शक्ल सूरत बदल जाएगी। अपनी वीडियो सहयोगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष, दिल्ली। अरब सागर में एमवी कैम्प प्लूटो जहाज का हुए ड्रोन के अटैक के बाद भारतीय नेवी ने समंदर में अपने 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। तो एस्कॉर्ट कर लाए गए मुंबई पोर्ट लाए गए एमवी कैम्प प्लूटो की अब फॉरेंसिक जांच की तैयारियां चल रही हैं। अरब सागर में ड्रोन हमले में हुए नुकसान के बाद मर्चेंट शिप एमवी कैम्प प्लूटो की ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस जहाज को इंडियन कोस्ट गार्ड के जरिए एस्कॉर्ट कर मुंबई पोर्ट लाया गया है। जहाज के मुंबई पहुंचने के बाद नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल यूनिट की टीम ने इसका निरीक्षण किया। साथ ही घटनास्थल से जहाज के टूटे हुए हिस्से को भी बरामद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच के बाद ही हमले का सच सामने आएगा। इस बीच एमवी कैम्प प्लूटो पर हुए हमले के ठीक बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये हमला 23 दिसंबर को पोरबंदर से करीब 217 नॉटिकल माइल की दूरी पर तब हुआ था, जब मर्चेंट शिप सऊदी अरब से मैंगलोर आ रहा था। हमले के वक्त जहाज में 21 भारतीय समेत कुल 22 क्रू मेंबर सवार थे। इस हमले की जांच में तमाम एजेंसियों को लगाया गया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच हुए इस हमले के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल नेवी सतर्कता बढ़ा दी है। अरब सागर में वॉरशिप लगातार गश्त कर रहे हैं। वहीं तटरक्षक बल और नौसेना और खुफिया एजेंसी मिलकर एमवी कैम्प प्लूटो के हमले की जांच कर रही है। जहाज पर हमला कैसे हुआ, किसने किया और इससे जल्द ही पर्दा उठने वाला है। तमाम एजेंसियां जो है, कह सकते हैं कि मल्टीपल एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। साथ साथ में जो क्रू मेंबर्स थे, कुल 22 क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं, उन सभी से पूछताछ की जाएगी ताकि ये हमला कैसे हुआ और किस तरह का मलबा इस वक्त शिप पर मौजूद है उसको लेकर जानकारी इकट्ठा की जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि भारतीय समुद्री सीमा के अंदर जो है इस तरह का इतना बड़ा हमला हुआ है, किसी मालवाहक जहाज पर अटैक हुआ है। क्योंकि किसी भी देश में जो समुद्री सीमा होती है वो 200 नॉटिकल माइल की होती है और 200 नॉटिकल माइल के बाद यानी कि और अधिक 20 नॉटिकल माइल के आगे यह हमला समुद्री सीमा में किया गया, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि ये जो शिप है वो लाइबेरिया की शिप है, इसे हिंदुस्तान आना था। चूंकि पेंटागन की तरफ से ये बयान आया था कि इस हमले के पीछे ईरान हो सकता है, हूती का इस्तेमाल इस हमले के पीछे किया गया हो, इसे तमाम तरह के आकलन, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। और एक बड़ी खबर बताते हैं इसी से जुड़ी हुई कि लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर बढ़ते हमलों के बाद भारतीय नौसेना ने अलर्ट जारी किया और भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 वॉरशिप तैनात भी किए हैं। लंबी दूरी का गश्ती विमान सर्विलेंस एयरक्राफ्ट PHI भी तैनात किया गया है। लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर बढ़ते हमलों के बाद यह फैसला लिया गया। शनिवार को मुंबई आ रहे शिप पर हमले किया गया था। ड्रोन से किए गए हमले के बाद अब यह फैसला लिया गया है। और एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी के कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। घर कुर्की करने गए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। एनकाउंटर में गोली लगने से पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी बदमाश मुन्ना यादव को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के कन्नौज में कुख्यात बदमाश के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। वारदात बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धरनी धीरपुर नगरिया की है, जहां पूर्व प्रधानपति अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना लाल यादव पर हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई के बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंची थी। तभी पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस टीम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है, जिसमें एक बिशुनगढ़ थाने का कांस्टेबल घायल अवस्था में यहाँ लाया गया। उनके साथियों द्वारा बताया गया कि इसको गोली लगी है, जिसका फर्स्ट एड दे दें और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दें। एक ही गोली लग रही थी, एक तो एंट्री वुंड था और एक एग्जिट वुंड था।
तो कहाँ पर गोली लगी थी? ये थाई में, बीच थाई में लगी। हालांकि आरोपी मुन्ना लाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर शिकंजा कसने के लिए कई थाने की पुलिस लगाई गई। पूरे गांव की नाकेबंदी कर ऑपरेशन चलाया गया और तब जाकर उसकी गिरफ्तारी हो पाई। बिहार के गया में बेखौफ नक्सलियों ने शासन प्रशासन को फिर से खुली चुनौती दी है। पुल निर्माण के लिए एक एजेंसी के मुंशी को अगवा कर लिया गया। उन्होंने लाखों की लेवी मांगी है। गया के लुटवा थाना क्षेत्र में बन रहा ये वही निर्माणाधीन पुल है जिसके काम में लगे झारखंड निवासी शाहबाज खान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नक्सलियों ने 24 घंटे के भीतर 30 लाख की लेवी मांगी है। लिखा है कि यार जे कहना है पहले ले जा रहा है हम लोग को, बस दुख था। 24 घंटा के अंदर में अथी दे रहे हैं, पैसा लेके आदमी पे ठावेंगे, पैसा दे दीजिएगा तब मनो इसको छोड़ेंगे, और ना तो कानूनी पुलिस देने बात करा तब इकरा तो पहले खत्म कर देंगे, बाकी पीछे तो हमें दोनों को मार। घटना के दिन नक्सलियों ने असुराई पहाड़ी के पास मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी। फिलहाल कोबरा और सीआरपीएफ के साथ एसडीओपी इमाम जंग के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई है। नक्सली ठिकानों की तलाश में लुटवा जंगल में ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के धार में एक बड़ा हादसा हुआ गया है, जहां 5 वाहनों की एक साथ टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। देखिए रिपोर्ट। आग की भीषण लपटें, धू-धू कर जलती गाड़ियां और चीख पुकार से अफरा तफरी का माहौल। हादसे की ये हैरान करने वाली तस्वीरें धार के गणपति घाट की हैं, जहां राव खल घाट 4 लेन के घाट पर उतर रहे एक ट्राले का ब्रेक फेल हो गया और उसने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक अनियंत्रित ट्राले ने सबसे पहले 2 कारों और एक बाइक के साथ अन्य 2 वाहनों को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि धमाके के साथ ही दोनों कारों में आग लग गई। देखते देखते गणपति घाट पर चीख पुकार मच गई। जब तक मदद पहुंचती, वाहनों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे की वजह से राव खल घाट पर भी रफ्तार पर ब्रेक लग गई। स्थिति ऐसी बन गई कि राहत और बचाव के लिए राहगीरों को भी वाहन छोड़कर दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में कार में फंसे 3 लोगों के झुलसने से मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ट्राला चालक समेत सभी घायलों को धामनोद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि ट्राले का ब्रेक फेल होने से ये भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच टीम गठित कर दी है। हिमाचल के कुल्लू, मनाली और शिमला में क्रिसमस और नए साल को लेकर, जश्न को लेकर और विंटर कार्निवल को लेकर आगाज हो चुका है। पहाड़ों पर सैलानियों की बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। न्यू ईयर से पहले क्रिसमस पर रंगारंग कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन हिमाचल के कुल्लू मनाली में देखने को मिला। माल रोड पर क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। डीजे की धुन पर लोगों ने खूब डांस किया। रही सही कसर को होटलों में बोन फायर और कुल्लूवी नाटी के आयोजन ने पूरा कर दिया। तो यहाँ जो क्राउड है बहुत अमेजिंग है, हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा जा रहा है। हम लोग स्पेशली क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पहाड़ों की रानी शिमला भी गुलजार है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पहाड़ों की खूबसूरती कैद हो गई। विंटर कार्निवल पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। नए साल और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नतीजा ये है कि मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगते नजर आई। अटल टनल की ओर जाने वाली सड़क भी कारों से भरी रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाहौल और स्पीति में पुलिस ने ड्रोन निगरानी शुरू की है। और इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया। राहुल ने कहा, हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं, खुले मन और बंद मुंह से सीटों पर बातचीत करेंगे, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। और 3 घंटे तक कांग्रेस की बैठक हुई है। इंडिया पार्टियों के 19 तारीख को बैठक हुई है और सीट शेयरिंग के बारे में जो तय हुआ था, बातचीत चलती रहेगी पार्टियों के बीच में, वो शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं कह सकता हूं कि 28 तारीख को नागपुर में एक महा रैली होगा। है तैयार हम, ये शंखनाद है हमारे लिए। 28 तारीख को शंखनाद है, हमारे सारे नेता वहां रहेंगे।
3 घंटे तक बैठक हुई। हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों ने स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी। आखिरी पड़ाव में खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। वहीं कांग्रेस के साथ साथ अब लोकसभा सीटों चुनावों के लिए भी बीजेपी की बड़ी तैयारियां सामने आ रही हैं। जहां हर संसदीय क्षेत्र में ऑफिस खोलेगी बीजेपी। पार्टी ने प्रदेश संगठन को ये निर्देश दिए हैं। 30 जनवरी तक संसदीय क्षेत्र में ऑफिस खोलने के निर्देश दिए गए हैं।